नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज को पढ़ रहे हैं और तीसरी यूनिट का टॉपिक हमने लिया है जाति और इसके बदलते प्रतिमान, अर्थ और विशेषताएं। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, पीपीटी बेस्ड वीडियो जो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर किया, इसमें हमने ये चर्चा की थी कि जाति की समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है, भारतीय समाज के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, उसकी समाज वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह है जाति में गतिशीलता एवं बदलते प्रतिमान। समाजशास्त्र में गतिशीलता का संबंध सामाजिक परिवर्तन से है कि उसमें किस सीमा तक परिवर्तन संभव है और किस प्रकृति का परिवर्तन संभव है। तो जाति जो है वो बंद गतिशीलता का उदाहरण है, यानी कि इसमें गतिशीलता नहीं के बराबर होती है। व्यक्ति को जाति की जो सदस्यता है वो जन्म के साथ ही मिल जाती है, यानी कि सदस्यता प्रदत्त होती है। ये प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है और व्यक्ति जीवन भर अपनी जाति नहीं बदल सकता है। इस कारण ये बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हमने कल ये पढ़ा था कि ये सामाजिक स्तरीकरण समाज में संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर पदों और विभिन्न समूहों को ऊंचे नीचे क्रम विन्यास में व्यवस्थित रूप से विभाजित कर देता है, जिसको समाज द्वारा मान्यता मिल जाती है। यह सामाजिक असमानता का एक पदानुक्रम पर आधारित समाज मान्यता स्वरूप है। और जाति, वर्ग, नृजाति और लिंग ये सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य स्वरूप हैं जो वर्तमान भारतीय समाज में विद्यमान है और समाजशास्त्र में जिनको हम पढ़ते हैं। और जाति जो है एक भारतीय समाज के संदर्भ में एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है, क्योंकि ये व्यक्ति और समूह दोनों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। और जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसके आधार पर भारतीय समाज की संरचना बनी है। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जाति में गतिशीलता किस सीमा तक संभव है, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। जाति में बहुत सारे परिवर्तन घटित हुए हैं, इनके संदर्भ में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम जाति के जो बदलते प्रतिमान हैं, इसके स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, इसकी भूमिका में जो परिवर्तन आया है, इसका महत्व कहाँ बढ़ा है और क्या क्या मुख्य परिवर्तन इसमें घटित हुए हैं, उसको जाति के जो बदलते प्रतिमान हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जाति में गतिशीलता से क्या तात्पर्य है और इसके कौन कौन से कारक हैं। जाति में गतिशीलता से तात्पर्य है कि व्यक्ति जाति आधारित अपनी जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें कितना सुधार ला सकता है, उसको कितना बदल सकता है, कितना परिवर्तन आ सकता है इसमें। तो हम ये देखते हैं कि जाति है जो प्रदत्त सदस्यता है, जन्म से निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अपनी जाति तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक जाति समूह के रूप में अपनी भूमिकाएं बदल लेती हैं। शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, संवैधानिक वैधानिक प्रावधान, इनके कारण इनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है और एक जाति समूह के लोग हैं वो एक समूह के रूप में सशक्त हुए हैं और उसमें बहुत सारे परिवर्तन घटित हुए हैं। और व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति जो कि काफ़ी हद तक आजकल आर्थिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है, उसको सुधारने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा पाता है। अपनी सामाजिक परिस्थिति पूरी तरह तो नहीं बदल पाता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति बदल लेता है, राजनीतिक शक्ति हासिल कर देता है। तो इसके आधार पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उसकी जाति की जो परिस्थिति है वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाती है
और उसके राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक जो शक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार जाति के अंदर परिवर्तन घटित होने लगे हैं और जाति के अंदर परिस्थिति के रूप में और एक समूह के रूप में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं उन्हीं को ही हम जाति में गतिशीलता कहते हैं और इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं जिन पर चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ समाज वैज्ञानिकों ने जाति के बारे में जो बातें बताई हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। योगेंद्र सिंह भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इसमें ये लिखा है कि वर्ग है वो सामाजिक स्त्रीकरण का एक स्वरूप है और उसका आधार धन और शक्ति है, जबकि जाति है वह भी सामाजिक स्त्रीकरण का एक स्वरूप है जिसका आधार संरचनात्मक सांस्कृतिक है। यानी जाति एक संरचनात्मक इकाई के साथ एक व्यवस्था भी है। संरचनात्मक इकाई से तात्पर्य है कि समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की एक व्यवस्था है। सामाजिक असमानता का समाज मान्य एक व्यवस्थित स्वरूप है जिसमें संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा के आधार पर दो समूह को ऊंचे नीचे क्रम विन्यास में बांट दिया जाता है। तो ये एक समाज का खंडात्मक विभाजन है और ये संस्तरण है, इसमें हायरार्की है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों से संबंधित जो जाति हैं उनको इसे ऊंचे से नीचे क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है और इसके सदस्यता प्रदत्त होते हैं। यानी ये बंद गतिशीलता का उदाहरण है, यानी व्यक्ति की जो जाति की जो प्रदत्त परिस्थिति है वो जीवन भर वही रहती है, वो जीवन भर उसको बदल नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये संरचनात्मक पक्ष है, ये एक तरीके की एक व्यवस्था है इस तरह की। दूसरी तरफ इसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी है जो इसके मूल्य और विशिष्टता से जुड़ा हुआ है। जाति, एक जाति के लोगों के अपने समान कर्म कांड, क्रियाकलाप और व्यवहार प्रतिमान होते हैं और जाति भारत की एक विशिष्ट सामाजिक संस्था मानी गई है। ल्यूई ट्यूमो एक प्रख्यात समाज वैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तक है होमो हायरार्किस, उसमें इन्होंने इसको पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ा है। यानी पवित्रता और अपवित्रता इसके मुख्य आधार हैं और इसी के आधार पर जाति में अंतर्विवाह, खानपान और सामाजिक अंतर्क्रिया संबंधी प्रतिबंध और परंपरागत निश्चित व्यवसाय और नागरिक धार्मिक नियोगिताएं, विशेषाधिकार, वो विशेषताएं जुड़ी हुई है। तो ये इसका सांस्कृतिक पक्ष है, यानी इसका आधार पवित्रता और अपवित्रता की भावना है, वो इसका मुख्य आधार है, ऐसा समाज वैज्ञानिक मानते हैं। और एक जाति के अपने समान कर्म कांड, क्रियाकलाप, व्यवहार प्रतिमान होते हैं। तो ये इसका सांस्कृतिक पक्ष है। डॉक्टर DN मजूमदार ने जाति में परिवर्तन के संदर्भ में अपनी पुस्तक यानी इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि प्रारंभिक समय से ही जनजाति से जाति में शांत परिवर्तन होता रहा है। ये उन्होंने जनजातियों के संदर्भ में बात कही है कि जब हम जाति और जनजाति में अंतर को पढ़ते हैं ना, तो उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है। तो इनके साथ ही मैक्स वेबर हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि जनजाति अपना क्षेत्रीय अर्थ और महत्व खोकर जाति में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह जनजाति और जाति के बीच के संबंध की भी विवेचना समाज वैज्ञानिकों ने की है। और JH हटन है, पश्चिम के समाज वैज्ञानिक है, इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। उन्होंने उसमें जाति के प्रकार हैं, व्यक्ति, जाति और समाज, तीनों के लिए उनका अलग अलग समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है कि एक व्यक्ति के लिए जाति के क्या प्रकार हैं, एक जाति के लिए संस्था के रूप में क्या प्रकार हैं और समाज के लिए जाति के क्या प्रकार हैं। तो इसका भी उन्होंने विवेचन किया है। इसके बाद में समाज वैज्ञानिकों का जो अध्ययन का विषय रहा है मुख्य, वो रहा है जाति में गतिशीलता। तो ये भारत की एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है और ये प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, यानी बंद स्त्रीकरण कह सकते हैं इसे, बंद गतिशीलता का उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति को अपनी जाति की जो सदस्यता है वो जन्म के साथ ही मिल जाती है। ये एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है और व्यक्ति जीवन भर अपनी जाति बदल नहीं सकता। लेकिन विभिन्न कारकों के कारण और व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण जाति एक संस्था के रूप में और एक परिस्थिति के रूप में इसमें परिवर्तन आए हैं
और उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं जिनके कारण ये परिवर्तन हुआ है। तो उन कारकों को समझना ज़रूरी है, जिससे कि जाति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है जाति में परिवर्तन का, वो है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। डियर स्टूडेंट्स, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के कारण फिर नगरीकरण की शुरुआत हुई और उससे भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाएं शुरू हुई, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था और औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों की स्थापना हुई, वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत हुई, इसलिए गाँव से प्रव्रजन करके बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आए, शहरों में बस गए। यहाँ पर चूँकि संसाधन सीमित थे, रहने की जगह सीमित थी, इस कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे, एकाकी परिवारों का उदय हुआ और जीवन स्तर और सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ बाहर से मजदूर और दूसरे जो कामगार जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक गतिविधि से जुड़े हुए थे, उनके कारण नगरों का विस्तार हुआ, नगरीकरण बढ़ा, यातायात और संचार के साधनों का विकास भी इसके लिए जिम्मेदार रहा, व्यवसायों की उपलब्धता थी, रोजगार के और आगे बढ़ने के अवसर थे। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं के कारण जातीय बंधन और जातीय भेदभाव शिथिल हुए, कमजोर हुई। तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण स्वतंत्रता पूर्व से भारत में इनकी ये प्रक्रियाएं चल रही थी और आज भी चल रही हैं। और औद्योगिकीकरण और नगरीकरण इस तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर समाज में परिवर्तन को जन्म दिया है और जाति में गतिशीलता के लिए भी औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद में दूसरा कारक है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण। संस्कृतिकरण भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने दी थी। भारत के प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक एम.एन. श्रीनिवास ने अवधारणा दी थी कि इसमें सामाजिक संस्तरण में जो निम्न जातियां हैं वो अपने कर्मकांड और रीति रिवाज जीवन शैली को त्याग कर उच्च जाति के जीवन शैली रीति रिवाजों को अपनाने लगती है और सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्तर का दावा करने लगती है। तो इस तरह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो समाज में परिवर्तन लाती है। पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से संबंधित प्रक्रिया है, जिस कारण पश्चिमी मूल्यों को अपनाया जाता है, पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया जाता है। और एक अवधारणा लौकिकीकरण है जिसका संबंध धर्म के साथ भी है कि जब व्यक्ति पारलौकिकता की जगह ही लौकिकता को महत्व देता है और आध्यात्मिकता की जगह तार्किकता को महत्व देने लगता है, इस जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने लगता है, तो उस अवधारणा को लौकिकीकरण कहा गया है। तो इस तरह जो वैज्ञानिक और लौकिक मूल्य आए, पाश्चात्य मूल्यों का अनुकरण होने लगा, व्यक्तिवादिता, भौतिकवाद, इस तरह की चीज़ें जीवन में आने लगी। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन का कारण रहा है, जिसके कारण भी जाति में गतिशीलता बढ़ी, जाति में परिवर्तन घटित होने लगे। तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं ये भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित हुए हैं और आज भी सामाजिक परिवर्तन घटित हो रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारक है भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और प्रव्रजन। भूमंडलीकरण एक नवीन अवधारणा है जिसमें यातायात संचार साधनों के विकास, अत्याधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण भौगोलिक और समय की जो बाधाएं हैं वो खत्म हो गई है और विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गई है। वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होने लगा है। लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाने लगे हैं। वस्तुएं, सेवाएं हम इस्तेमाल करने लगे हैं दूसरे देशों की। इसी तरह आधुनिकीकरण हुआ है, यानी आधुनिक तार्किक और वैज्ञानिक मूल्यों को अपनाया जाने लगा है। व्यक्तिवादिता, समानता, परिवर्तन के प्रति आस्था, तो इस तरह के जो मूल्य बढ़े हैं वो आधुनिकीकरण से जुड़े हुए हैं। साथ ही रोजगार की तलाश में माइग्रेशन यानी प्रव्रजन भी बहुत बढ़ा है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाने लगे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगे हैं, तो इनको प्रव्रजन कहते हैं। तो इसके कारण ही जातीय बंधन
कमज़ोर हुए हैं। जाति में जो रूढ़िवादिता है, जो भेदभाव है, जो विकृतियां हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। जाति संस्था में काफ़ी बदलाव आए हैं। एक नई जन संस्कृति का उदय हुआ, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो ये बहुत सारे तत्व रहे हैं जिनके कारण जाति में गतिशीलता आई है। चौथा बिंदु है शिक्षा प्रसार, जनसंचार माध्यम एवं लोकतंत्रीकरण। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, जो पिछड़ी और दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ पर जातीय बंधन और रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ पर नए मूल्य और नई सामाजिक चेतना का उदय हुआ। लोग शिक्षित होने लगे, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड, विद्रूपताएँ कम होने लगे और जाति का राजनीतिकरण हुआ। जाति के आधार पर राजनीतिक रूप से संगठित होने लगे लोग, और लोकतंत्र के कारण स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमज़ोर वर्गों को, आम जनता को स्थानीय स्वशासन में भागीदारी का अवसर मिला। और साथ ही सूचना और संचार माध्यमों का प्रसार हुआ। टीवी है, समाचार पत्र है, इनका प्रसार हुआ। इनके माध्यम से लोगों को सही गलत के बारे में जानने का मौका मिला, नियम कानूनों की जानकारी होने लगी। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हैं, इनके कारण भी जाति में गतिशीलता को बढ़ावा मिला, जाति में परिवर्तन घटित होने लगे, जाति में बदलाव आने लगे। इसके बाद में पांचवा जो बिंदु है वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व से ही इस तरह की गतिविधियां चल रही है। आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सत्य शोधक समाज है, SNDP आंदोलन है, महाराष्ट्र में जो महार जाति का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है, प्रार्थना समाज है। इस तरह ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राममोहन रॉय है, स्वामी विवेकानंद हैं। तो इस तरह बहुत सारे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन घटित हुए, उसके कारण भी जाति में गतिशीलता आई। लोग जागरूक हुए, भेदभाव कुरीतियों को छोड़ने लगे और जाति के आधार पर जो समाज में जो दूरियां बढ़ रही थी, समाज में जो विकृतियां आ रही थी, उनको काफ़ी हद तक कम करने का मौका मिला। तो इस प्रकार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनके कारण भी जाति में गतिशीलता आई है। ये भी जाति में गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद में है संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था और संविधान में जाति, छुआछूत, इन कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है। कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 17 है, 46 है। तो इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान है। तो उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रावधान किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जाति में जो है परिवर्तन घटित हुए हैं। साथ ही वैधानिक प्रावधान भी हुए हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1976, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और संविधान में आर्टिकल 330, 332, 335, 16 सब क्लॉज 4, उनमें जो प्रोविज़न हैं आरक्षण के, राजनीतिक आरक्षण के, नौकरियों सेवाओं में आरक्षण के, तो इन सब आरक्षणों के कारण और साथ ही जो कानूनी प्रावधान है उनके कारण कमज़ोर वर्गों को सशक्त किया गया है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है और उससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है, वो सामाजिक रूप से सशक्त हुए हैं। तो इन सब प्रावधानों के कारण जाति में काफ़ी गतिशीलता आई है, जाति में काफ़ी परिवर्तन घटित हुए हैं। और जो अब तक जाति के आधार पर समाज में भेदभाव के कारण जो अन्याय शोषण हो रहा था, जिन लोगों को अब तक उपेक्षित किया गया, उनको आगे आने का अवसर मिला, उनके साथ न्याय हुआ, उनको सशक्त करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार जाति में गतिशीलता के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार रहे हैं, जिनके कारण जाति में
जाति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जाति संस्था में परिवर्तन हुआ है, जाति की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है और जाति में गतिशीलता आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि जाति में गतिशीलता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इस टॉपिक को आज आपने अच्छे ढंग से समझा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जाति के इन गतिशीलता के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, इनके कारण जाति में संस्था में कौन कौन से परिवर्तन घटित हुए हैं, इसके बदलते प्रतिमान कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से आप अपने टेक्स्ट बुक भी पढ़ें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए लिखने का भी अभ्यास करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम समाजशास्त्र विषय के इस कोर्स को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण कर सकें और आपका ये जो एकेडमिक ईयर है इसमें आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं हो और आप आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।